हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कुछ मॉडल आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली यह जो मॉडल आंसर होगा वो पॉलिटी से संबंधित होगा और बीपीएससी मेंस के जो एग्ज़ामिनेशन जितने भी पिछले साल कंडक्ट किए गए हैं, ज़्यादा तो नहीं करा सकता लेकिन मिनिमम 5 ईयर 5 साल तक का आपको एक मॉडल आंसर तैयार करके मैं दे दूँगा। ओके, तो यह मेरे तरफ से तैयार किया गया एक मॉडल आंसर होगा जो बीपीएससी मेंस में विशेषकर पॉलिटी में पूछे गए प्रश्नों के एक जो खाका होनी चाहिए मॉडल आंसर लिखने की, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का कोशिश करूँगा। ओके, टीचर तो कंटेंट लिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उसे यूटिलाइज़ कैसे करनी है ये नहीं बतलाते हैं और ऑफकोर्स बतला भी नहीं सकते, क्योंकि ये क्षमता तभी विकसित होगी जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए हमारे साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले 5 सालों तक पूछे गए बीपीएससी मेंस के क्वेश्चनों को। ओके, आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहला क्वेश्चन जो कि 2019 में पूछे गए हैं। 2019 का क्वेश्चन पॉलिटी से, ओके, और वो भी प्रियम्बल से यानी कि प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे जो काफ़ी आसान थी। तो चलिए हम देखते हैं उसको किस तरह से एक मॉडल आंसर लिख सकते हैं, इसको हम देखने का कोशिश करेंगे। भारतीय संविधान अपनी प्रस्तावना में भारत को एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करता है। ठीक है, आपको कीवर्ड पे ध्यान देनी है। किस पे ध्यान देनी है? कीवर्ड्स पे। तो एक कीवर्ड हमें मिला क्या? प्रस्तावना, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक घोषित करता है। इस घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए कौन से संवैधानिक उपबंध दिए गए हैं या फिर किए गए हैं? तो एक वर्ड हमारा यहाँ मिला क्रियान्वित। क्रियान्वित बोले तो लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, और संवैधानिक उपबंध यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ प्रोविज़न किए गए हैं इनसे रिलेटेड। बेसिकली ये हमसे जानने की कोशिश कर रहा है कि आप बताओ कि हमें कि ये जो समाजवादी है, ठीक है, वो हमारे संविधान में कहाँ कहाँ उल्लेख किए गए हैं, किस किस आर्टिकल्स में उल्लेख किए गए हैं, या फिर इनडायरेक्टली रूप से कहाँ से झलकती है हमारे संविधान में, इसके बारे में हमें जिक्र करनी होगी इस क्वेश्चन में। बेसिकली यह क्वेश्चन की मांग है। ओके, तो आई होप कि आप क्वेश्चन को समझ गए हों। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से लिखा जाए। ओके, तो आपके सामने कीवर्ड जो है वो मैं लिख दिया हूँ, तो देखते हैं। तो आपके सामने कुछ कीवर्ड्स दिख रहे होंगे। समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। बेसिकली ये जो तीन वर्ड्स हैं ये हमारे भारत के संविधान की प्रकृति को बतलाती है, या फिर कह लें भारत की प्रकृति को बतलाती है कि हमारा भारत किस तरह का है, यानी कैसा लोकतांत्रिक देश है, इसके बारे में यह एक झलक देती है। ओके, तो हमें बतलानी है कि कौन कौन से संवैधानिक उपबंध किए गए हैं इनसे संबंधित। ओके, तो सबसे पहले अगर आपको इंट्रोडक्शन लिखना होगा तो किस तरह से लिखेंगे और क्या लिखेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी क्वेश्चन की भूमिका क्या होनी चाहिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखती है। ओके, तो हम इसके इंट्रोडक्शन को किस तरह से लिखेंगे? तो देखिए 3 तरह के इंट्रोडक्शन लिखे जाते हैं बेसिकली। या तो आप जो कीवर्ड है यानी कि प्रस्तावना उसे आप परिभाषित कर दीजिए, ठीक है। एंड दूसरा जो होता है इंट्रोडक्शन लिखने का वो होता है कि या तो आप ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों को थोड़ा सा 1-2 लाइन में उजागर करें। ओके, एंड तीसरा जो होता है
वो होता है कि आप करेंट की चीज़ों को रख कर शुरुआत कर सकते हैं। यानी जो भी करंट में इश्यूज चल रहे हैं, रिसेंट में कंट्रोवर्सी चल रही है, या फिर कोई जजमेंट वगैरह सुप्रीम कोर्ट का कि हाँ हाल ही में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने फलाना से संबंधित यह निर्णय दिया, जिससे एक चर्चा का विषय बन गया है। तो इस तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे स्कोप जो है ज़्यादा डिफिनीशन का है, तो इसलिए हम लोग डिफिनीशन इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। ओके, तो स्टार्ट करेंगे फिर इसकी इंट्रोडक्शन को। तो हम इस तरह से इंट्रोडक्शन लिख सकते हैं। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। प्रख्यात न्यायविद N.A. पालकीवाला के अनुसार प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। ओके, तो ये इस हो गया एक इंट्रोडक्शन कि हम शुरुआत करेंगे कि प्रस्तावना किसको कहते हैं। प्रस्तावना संविधान के परिचय अथवा भूमिका को कहते हैं। जैसा कि प्रख्यात न्यायविद N.A. पालकीवाला कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। बस 1 से 2 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला कि आप इस तरह से बॉडी लिखने के लिए एक शुरुआत कर सकते हैं कि प्रस्तावना में उल्लेखित भारत की प्रकृति, यानी कि मैंने बतला ही दिया भारत की प्रकृति, अर्थात कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ओके, इसको क्रियान्वित करने हेतु निम्नलिखित संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। प्रस्तावना में उल्लेखित भारत की प्रकृति अर्थात समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य को क्रियान्वित करने हेतु निम्नलिखित संवैधानिक उपबंध किए गए हैं। दूसरा, आप इस तरह से एक छोटे से संदर्भ देकर भी शुरुआत कर सकते हैं। वो कैसे? नीचे देखिए कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य से संबंधित संवैधानिक उपबंध। आप इस तरह से डॉट डॉट दे के, डैश दे के आप शुरुआत कर सकते हैं। तो या तो आप ये करिए और या तो आप ये करिए, ये दोनों में से आप कोई भी चुन सकते हैं। तो अगर मुझे लिखना होगा, अगर हमें कम शब्दों में लिखनी है, 150 शब्दों में, तो मैं इसे ऑप्ट करूँगा, चुनूँगा। और अगर मुझे ज़्यादा शब्दों में लिखनी है, 250 समथिंग शब्दों में, तो मैं इसे चुनूँगा। तो ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरीके का है, कितने वर्ड्स के लिखने हैं। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो समाजवादी की अगर हम बात करें तो हमारे संविधान में कहाँ कहाँ समाजवादी झलक दिखती है या फिर डायरेक्टली उल्लेखित किए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, वो हमें लिखनी होगी। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लें तो निदेशक तत्व, यानी कि DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको हम लोग कहते हैं। इस यहाँ पे आप, मैंने शॉर्ट में लिख दिया निदेशक तत्व। आप पूरा नाम लिखें कि राज्य के नीति निदेशक तत्व। ओके, तो आप राज्य के नीति निदेशक तत्व दिए और यहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 38, जो कि लोक कल्याण को बढ़ावा दिया जाए या फिर प्रोत्साहन दिया जाए, सरकार ऐसी व्यवस्था करे, यानी राज्य ऐसी व्यवस्था करे जिससे लोगों का कल्याण बढ़े। ओके, और लोगों को सामाजिक, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल न्याय मिले, यानी कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय मिले। बस थोड़े थोड़े शब्दों में लिखनी है, आपको ज़्यादा नहीं लिखनी है कि जो लिखा हुआ आर्टिकल 38 में DPSP में डायरेक्टली वर्ड बाय वर्ड वही लिख दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। केवल आप उसका कंटेक्स्ट जानें, क्या बोल रहा है, बस उसको आप एक से मतलब कम शब्दों में, ज़्यादा कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास करें, बस लिख दें, ठीक है। उसी तरह निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 39 ग जो है, अगर ग नहीं भी याद है तो केवल 39 भी याद है तो आप लिख सकते हैं कि अनुच्छेद 39 में कहा गया है कि राज्य संसाधनों का सम वितरण करें, यानी कि बराबर रूप से सभी को संसाधन का वितरण हो, यह राज्य सुनिश्चित करे। ओके, पहला कि राज्य सुनिश्चित करे कि लोगों को कल्याण हो और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय हो, ठीक है। दूसरा, अनुच्छेद 39 कहता है कि राज्य यह सुनिश्चित करे कि संसाधनों का वितरण
सभी लोगों को हो, सभी लोगों के पास हो, मतलब वितरण सभी लोगों को हो, ठीक है, यानी प्राप्त हो। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए कोई रिसोर्स है देश का, जैसे वाटर हो गया, तो ऐसा ना हो कि वाटर केवल मतलब जो प्रभावी लोग हैं वही मतलब उसको ठीक किए हुए हैं, कब्जाए हुए हैं, वही लोग यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, और लोग गंदे पानी पी रहे हैं, गरीब लोग। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए, बल्कि सभी को यह हक है कि नदी का पानी यूज करें, ठीक है, लेक्स जितने भी झील हैं, जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, उन सब का प्रयोग सभी लोग करें। ओके, तो यह राज्य सुनिश्चित करेगा, कैसे करेगा, कानून बना के करेगा, ठीक है। तो इसी को देखते हुए और भी सरकार ने जैसे राष्ट्रीयकरण को बढ़ावा दिया गया, ठीक है, और भी बहुत कुछ किया गया। तो एक तो ये आप एक एज ए प्रूफ यानी कि एविडेंस या एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि समाजवादी का उल्लेख नीति निर्देशक तत्वों में साफ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। दूसरा, आप कुछ कुछ जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट होते हैं ना, उसे भी याद रखिए और उसको भी आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं। जैसे कि नकारा बनाम भारत संघ 1983 में सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय समाजवाद मार्क्सवाद और गांधीवाद का मिश्रित रूप है और जिसमें गांधीवाद की ओर ज़्यादा झुकाव है। तो आप इस तरह से रख सकते हैं, इससे भी स्पष्ट होता है कि हमारा संविधान समाजवादी है। दूसरा, कि हालांकि सरकार ने एलपीजी आर्थिक नीति 1951 में एडॉप्ट किया, अपनाया, लेकिन जो एलपीजी का मॉडल है हमारा, वो अभी भी लचीला है। मतलब ऐसा नहीं कि हम पूरे एलपीजी मॉडल हो गए हैं, पूरी तरह पूंजीवाद हो गए हैं, ठीक है। अभी भी हम लोग जैसे रिसेंट में ही आप देख लीजिए RCEP यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनर्स का जब क्या बोलते हैं कोऑपरेशन हो रहा था यानी सम्मेलन हुआ था, तो उसमें इंडिया को मतलब जब डील हो रहा था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, तो उसमें इंडिया को भी बोला था कि आप भी साइन करो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल हो जाओ, लेकिन भारत में शामिल नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे इससे किसानों के हित प्रभावित हो रहे थे, छोटे जो उद्योग हैं, मध्यम लघु उद्योग, उनके हित प्रभावित हो रहे थे, साथ ही हमारे जो डेयरी उत्पाद हैं वो भी प्रभावित हो सकते थे। तो इसलिए सरकार ने सरासर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को नहीं माना। तो हम इसको यह इस तरह से देख सकते हैं कि यह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मानना ना मानना ये एक तरह का WTO का उल्लंघन माना जाता है कुछ हद तक, ठीक है। लेकिन फिर भी अपने राष्ट्रीय हित को संरक्षित रखने के लिए कोई भी कंट्री या देश यह कदम उठा सकती है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ना अपनाए। ओके, तो एक ये हो गया। तो ज़्यादा अपने को नहीं, बस 2-3 पॉइंट लिख देनी है इस तरह से। ओके, तो ये हो गया हमारा समाजवादी। अब देखते हैं कि धर्मनिरपेक्ष का झलक हमारे संविधान में कहाँ कहाँ दिखता है भाई। तो ये तो सीधा सीधा आपको दिख ही जाएगा। अगर आप अनुच्छेद 25 से 28 तक की बात करें तो इनमें जितने भी अनुच्छेद हैं 25 से 28 तक, सभी के अवधारणा मतलब धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा सभी में विद्वान है। ओके, अनुच्छेद 25 से 28 तक अगर आप देखें तो धर्मनिरपेक्ष की अवधारणा सभी अनुच्छेदों में विद्वान है। तो यहाँ पे आपको किस तरह से लिखनी है, आप यहाँ पे 2-3 आर्टिकल्स को लिख सकते हो कि अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अनुच्छेद 26 क्या कहता है, 27 क्या कहता है, 28 क्या कहता है। ओके, ये आप इस तरह से लिखते हुए आप एज ए एविडेंस या प्रूफ दे सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो। ओके, तो मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि अनुच्छेद 25 से 28 तक धर्मनिरपेक्ष की सभी अवधारणा दिखती है, विद्वान है। तो आपको इस तरह से नहीं लिखनी है, आपको सारे आर्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा बतला देना है, ज़्यादा नहीं कि जो लिखा हुआ है अनुच्छेद 25 में सेम टू सेम वही उतार दें, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको केवल उसको समझना है और समझने के बाद जो भी कम से कम शब्दों में आपको उसको बयां कर सके वो आपको केवल लिख देनी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करें तो भारत एक संसदीय प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक गणराज्य है।
ओके। अनुच्छेद 75 जो साफ साफ कहता है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी। ओके, यानी कि हमारा ये जो संसदीय व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चेक्स एंड बैलेंस से संबंधित है, यानी कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह होगी। यानी कि जब तक कार्यपालिका का विधायिका में बहुमत है तब तक कार्यपालिका है, सरकार है। जब इनके बहुमत नहीं रहेंगे तो विधायिका इसे हटा दिए जाएंगे। अर्थात या फिर कोई भी पॉलिसी या नीति निर्माण करते हैं कार्यपालिका तो वो डायरेक्टली मतलब विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो संसदीय प्रतिनिधित्व लोकतंत्र पे जोड़ देता है, जो कि अनुच्छेद 75 से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आगे अगर हम बात करें अनुच्छेद 326 की, तो अनुच्छेद 326 कहता है कि हमारा जो सिस्टम है ओके वो वयस्क मताधिकार निर्वाचन आधारित प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाता है। यानी कि हमारे यहाँ जो भी प्रतिनिधि का निर्वाचन होता है, चुनाव होता है, चुनते हैं, वो वयस्क मताधिकार निर्वाचन के द्वारा चुने जाते हैं। ये अनुच्छेद 326 से हमें स्पष्ट रूप से पता चलता है। ओके, अगर हम अनुच्छेद 324 की बात करें तो अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की गठन की बात करता है। यानी कि हमारे यहाँ अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र चुनाव आयोग की स्थापना को सुनिश्चित करता है। ओके, एंड नेक्स्ट जो है वो है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति कौन है? हमारे राष्ट्र का प्रमुख है, राज्य प्रमुख है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो राष्ट्र के प्रमुख होते हैं उनका चुनाव समसामयिक होता है। यानी कि प्रत्येक 5 सालों में हम राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो है हम लोकतांत्रिक हैं। अगर वही राजतंत्र में क्या होता है, मतलब राजशाही वगैरह में, कि वो परमानेंट होते हैं, वंशानुगत होते हैं कि एक ही राजा बने हैं जैसे ब्रिटेन में, तो हम उसको पूरी तरह से लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं कह सकते हैं। लेकिन इंडिया क्या है कि हमारे यहाँ हर एक 5 साल में राष्ट्रपति का चुनाव होते रहता है और बदलते रहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मैं अनुच्छेदों को जिक्र करना भूल गया, तो आप यहाँ पे अनुच्छेदों कर सकते हैं कि राष्ट्रपति के अनुच्छेद का उल्लेख यहाँ पे आप कर सकते हैं कि जो भी आर्टिकल है, मुझे याद नहीं आ रही अभी, ये आर्टिकल ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की बात करता है कि हमारा राष्ट्र प्रमुख राष्ट्रपति होगा। ओके, तो आप इस तरह से यहाँ पे भी अनुच्छेद लिख सकते हो। सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आर्टिकल 325 वोट देने का अधिकार, वयस्क मताधिकार। ओके, हमारे यहाँ सभी को वोट देने का अधिकार है और जाहिर सी बात है लोकतंत्र गणराज्य उसी को कहते हैं जहाँ पे प्रतिनिधि यानी सरकार जनता द्वारा चुने जाते हैं। तो इससे स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि वोट देने का अधिकार हमारे यहाँ सभी को है। तो इसका मतलब सभी लोग वोट देते हैं, यानी जनता शासन का चुनाव करती है, शासक का। तो लोकतंत्र का परिभाषा क्या है? लोकतंत्र क्या है? तो जहाँ जनता द्वारा शासक का चुनाव किया जाता हो उसे लोकतंत्र कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वोट का अधिकार जो कि 325 के अंतर्गत दिया गया, अनुच्छेद 325 के अंतर्गत, वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली रूप से हमें लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में रेखांकित करता है। अनुच्छेद 50 जो कि स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका में के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें, ये अनुच्छेद 50 कहता है। तो आप थोड़ा सा जिक्र कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो ये हो गया लोकतांत्रिक गणराज्य। हो गया। नाउ आगे हम बढ़ते हैं कि अब बॉडी का तो डिस्कशन हम लोग कर लिए,
अब हम कंक्लूजन का डिस्कशन क्या करेंगे, मतलब कंक्लूजन क्या लिखेंगे। तो कुछ नहीं, आप जो प्रस्तावना है उसके महत्व का जिक्र कर दीजिए कि प्रस्तावना का क्या इम्पोर्टेंस है। बस केवल एक दो शब्दों या तीन शब्द, एक दो तीन पैराग्राफ में आप इसके इम्पोर्टेंस को संदर्भित कर सकते हैं। ओके, तो कैसे करेंगे कि हम यह कह सकते हैं कि प्रस्तावना को रेखांकित करते हुए हम यह कह सकते हैं जैसा कि भारत के पूर्व CJI यानी कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश M हिदायतुल्लाह कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ओके, अतः यह कहा जा सकता है प्रस्तावना को रेखांकित करते हुए, जैसा कि भारत के पूर्व CJI M हिदायतुल्लाह कहते हैं कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। तो इससे एक इम्पोर्टेंस दिख रहा है कि प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है, और केवल हम नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके M हिदायतुल्लाह कर रहे हैं। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंस हम दिखा रहे हैं कि एक तो आत्मा अपने आप में इम्पोर्टेंट की प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ऊपर से CJI कह रहा कि यह प्रस्तावना की आत्मा है, संविधान की आत्मा है। तो ये अपने आप में इम्पोर्टेंस हो जाता है। तो इस तरह से आप कंक्लूजन में प्रस्तावना के महत्व को उल्लेखित करते हुए कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष लिख सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी डिस्कशन, और मैं धीरे धीरे पाँचों साल के जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं लाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, यानी कि पिछले 5 साल तक जितने भी पॉलिटी में क्वेश्चन पूछे गए BPSC मेंस में, उन सभी क्वेश्चंस का मॉडल आंसर आपको 100% मिलेगा। और इसमें यह हो सकता है कि हमारी जो लिखने की शैलियाँ हो या फिर कहीं कुछ कंटेंट में प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, तो आप पूरी तरह हमारे पे रिलाय ना रहें। आप एक बार किताबों में ज़रूर देखें, आपको मतलब एक मोटा आइडिया हो जाना चाहिए कि किस तरह से लिखनी चाहिए, बस केवल आपको यह ध्यान देनी चाहिए। ओके, तो आज के लिए रहने देते हैं इतना ही, और फिर हम अगले दिन अगले क्वेश्चन के साथ आएंगे। ठीक है, और किसी दिन हम 2-3 क्वेश्चंस को भी डील करेंगे। ये तो मेरा पहला वीडियो था, तो इसलिए मैंने एक ही क्वेश्चंस को लिया और थोड़ा धीरे धीरे बदलाया, लेकिन आगे आने वाले जो इतने भी क्वेश्चन या लेक्चर होंगे वो थोड़े मतलब गति में होंगे, और मतलब कोशिश करूँगा कि 3 से 4 क्वेश्चंस को वन टाइम में आपको दे पाऊँ, प्रस्तुत कर पाऊँ आपके सामने। और ओके, तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा यह लेक्चर हमारा, और अगर पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके, क्योंकि आपको समय कम है, आपका अगले महीने में आपका एग्ज़ाम होने वाला है मेंस का, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके पहले ही सारे क्वेश्चन डाल दूँ। ओके, तो इस तरह से आपकी तैयारी भी हो जाएगी पॉलिटी की अच्छी, और कुछ समस्या भी नहीं रहेगी। ओके दोस्तों, तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए इस तरह के कंटेंट लाऊंगा। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ते रहिए, तैयारी में लगे रहिए।